Hello friends, welcome to Group 5. In this lecture we will discuss another consequence of Lorentz transformation, that is Doppler effect. So it is also a consequence of time dilation. Consequence of time dilation. So whenever there is a relative motion between observer and the source, then the frequency observed by the observer will be different from the frequency emitted by the source. So this is called as Doppler effect. So whenever there is relative motion between the observer and the source, then the frequency observed by the observer will be different than the frequency emitted by the source. This is called as Doppler effect. और इस केस में अगर रिलेटिव मोशन ये कहती है कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो. ओके, सो इफ the relative motion between source and observer is such that the separation between them increasing, separation बढ़ रहा है, then frequency will decrease and vice versa. सो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ है अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी और वेवलेंथ increases for an observer moving away from the source. और जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो इसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं. इन द केस ऑफ गैलेक्सीज मूविंग away from the earth and vice versa. Now consider two frame of references. One is S in which source is placed at origin O. यहाँ पर source रखा है. And another frame is S dash which is moving with velocity v अलोंग एक्स एक्सिस. ये एस डैश फ्रेम है और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से, v स्पीड से. अब ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम में रेस्ट पर है तो ऑब्जर्वर एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा विद द सेम स्पीड v. तो सपोज किसी इंस्टेंट पर जो ऑब्जर्वर है वो एक पल्स ऑब्जर्व करता है इस पॉइंट पर. सपोज दिस पॉइंट इज ए. सो जो वेव आई होगी या जो साउंड या जो लाइट आई होगी वो इस डायरेक्शन में आई होगी तो इतनी डिस्टेंस कवर की होगी उसने. फिर थोड़ी देर के बाद ए पॉइंट या जो ऑब्जर्वर है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा. तो जो नेक्स्ट पल्स है उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये डिस्टेंस चलनी पड़ेगी पल्स को. ओके, सो जो ये डिस्टेंस है ए से बी, जो ऑब्जर्वर है उसने डिस्टेंस कवर की है ये
सपोज ये कितनी डिस्टेंस है, डेल्टा एक्स, और इस एंगल को सपोज कंसिडर कर लो आप लोग अल्फा। सपोज जो डेल्टा टी डैश टाइम है, दैट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू पल्सेस observed by the observer at point A and at point B. So time interval between the observation of two pulses in frame S dash by the ऑब्जर्वर। सो अगर एस फ्रेम में वो टाइम डेल्टा टी है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। किसका यूज किया हमने यहाँ पर, टाइम डायलेशन वाली कंसेप्ट का। अब क्योंकि ये दोनों इवेंट है ये एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में तो अलग अलग पॉइंट पर दिखाई दे रही है, लेकिन एस डैश फ्रेम में तो सेम ही पॉइंट होगा ना, क्योंकि एस डैश फ्रेम में तो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। इसीलिए जो डेल्टा टी डैश टाइम है वो कौन सा है, प्रोपर टाइम इंटरवल। सो दिस इज प्रोपर टाइम इंटरवल। तो सपोज एस डैश के रेस्पेक्ट में जो दो पोजीशन है, एक x1 डैश है और दूसरी क्या है x2 डैश, और दोनों क्या होगी, सेम। सो यहां से हम देख सकते हैं डेल्टा x विल बी इक्वल टू 0, डेल्टा x डैश। ओके, अब s के रेस्पेक्ट में ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है a और b ये दोनों अलग अलग है। सो उसके लिए हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, हमें पता है इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन x डैश प्लस v t डैश। x को हम ऐसे लिख सकते हैं गामा डेल्टा x डैश प्लस v डेल्टा t डैश। ये कौन सा है, इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। डेल्टा एक्स डैश क्या है, 0। सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी डैश। ये क्या है, गामा डेल्टा टी डैश है ना, ये डेल्टा टी इक्वल टू गामा डेल्टा टी डैश। तो यहां पर हम लिख सकते हैं गामा डेल्टा टी डैश को वी डेल्टा टी। ओके, अब ये डिस्टेंस अगर डेल्टा एक्स है तो ये डिस्टेंस नियरली किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा एक्स कोस अल्फा। सो जो सेकंड पल्स ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया, सेकंड पल्स को कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी, डेल्टा एक्स कोस अल्फा विद रेस्पेक्ट टू द फ्रेम एस। ठीक है, सो इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल्स इन फ्रेम एस एज द सिग्नल moves a distance delta x cos alpha further than the first signal या first pulse, the actual time interval between the two pulses as measured in s is डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा, एक तो t प्लस जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चली पल्स ने, और स्पीड कितनी रहेगी, दोनों फ्रेम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रहती है सेम। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डेल्टा एक्स कोस अल्फा अपॉन सी। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा टी एंड डेल्टा एक्स। सो ये एक्सप्रेशन आया हमारा, दिस इज द एक्सप्रेशन। सो डेल्टा टी की वैल्यू यहां से पुट करेंगे और डेल्टा एक्स की यहां से। सो डेल्टा टी क्या है, गामा डेल्टा टी डैश, डेल्टा टी इज गामा डेल्टा टी डैश, और डेल्टा एक्स है गामा वी डेल्टा टी डैश कोस अल्फा अपॉन सी। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेने के बाद क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी कोस अल्फा अपॉन सी इक्वल टू टी। अब जो डेल्टा टी डैश है ये है टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑब्जर्वेशंस इन फ्रेम एस डैश। सो ये टी डैश होगा, टाइम इंटरवल
between the two observations या events in S dash. So gamma t dash 1 minus v cos alpha upon c equal to t. 1 upon t frequency in S frame, 1 upon t dash frequency in S dash frame. So t डैश को उधर ले जाओ तो इधर न्यू डैश हो जाएगा और t को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो न्यू हो जाएगा. सो गामा न्यू 1 माइनस वी कोस एल्फा अपॉन सी इक्वल टू न्यू डैश. सो न्यू डैश कम्स आउट टू बी न्यू 1 माइनस वी कोस एल्फा अपॉन सी अपॉन गामा होता है 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द मूविंग ऑब्जर्वर. जो अल्फा एंगल है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ सिग्नल. किस फ्रेम में? इन एस फ्रेम, नॉट एस डैश. इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस देन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. अगर ऑब्जर्वर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो अल्फा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. सो कोस 0 1. सो न्यू डैश कम्स आउट टू बी न्यू 1 माइनस वी बाई सी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इसको सोल्व करने से जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो ये हो जाएगी 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी. इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट. क्या है? लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट. अब अगर उल्टा हो, ऑब्जर्वर दूर जाने की बजाय नियर बाई आ रहा है सोर्स के, मतलब रिसीड होने की बजाय टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है मोशन, तो ये माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, मतलब वी जो है उसको हम माइनस वी से रिप्लेस कर देंगे. सो इफ observer is moving towards the source, so एक्सप्रेशन हो जाएगा न्यू डैश इक्वल टू न्यू 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी. सो दीज आर द टू एक्सप्रेशंस फॉर लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट. ये तब है जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है अवे, और ये तब है जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स. सो इसको लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट के अलोंग मूव कर रहा है. अगर ऑब्जर्वर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो डायरेक्शन जो है लाइट की वो भी इसी डायरेक्शन में. अभी तो अल्फा एंगल है, ठीक है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं. नाउ इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट देन द डॉपलर इफेक्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट. तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार. सो इफ observer is moving perpendicular to the direction of propagation of light, then transverse Doppler effect. सो अल्फा डैश क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. किस फ्रेम में? इन एस डैश फ्रेम. तो इसके लिए हमें पहले जो हमने डेरिवेशन किया है उसको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो क्या है हमारा एक्सप्रेशन? न्यू डैश इक्वल टू न्यू 1 माइनस वी कोस अल्फा अपॉन सी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. सो इनवर्सली कैसे लिखेंगे हम इसको? न्यू इक्वल टू न्यू डैश, वी की जगह माइनस वी, सो ये हो जाएगा 1 प्लस वी कोस अल्फा की जगह अल्फा डैश. अल्फा डैश है एंगल ऑब्जर्व्ड इन एस डैश अपॉन सी, और ये गामा एज इट इज. सो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सो अल्फा डैश को हमें रखना है 90 डिग्री. सो ये हो जाएगा न्यू डैश 1 प्लस वी कोस 90 अपॉन सी. कोस 90 0 होता है. सो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी न्यू डैश अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. दैट मीन्स न्यू डैश विल बी इक्वल टू न्यू
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये न्यू से क्या है, कम। सो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। सो इफ our line of sight is 90 degree to the relative motion, then observed frequency nu dash is lower than the actual frequency nu and has been confirmed experimentally। इसको एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया जा चुका है। अब जो ये ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट है, दिस इज प्योरली रिलेटिविस्टिक फिनोमिना बिकॉज इन क्लासिकल मैकेनिक्स दिस ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। सो नोट द ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट is purely a relativistic phenomena because in classical mechanics, classical physics means जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है। नो ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ओके, जैसे अभी हमने ड्राइव किया एक्सप्रेशन न्यू डैश इक्वल टू क्या है, गामा न्यू 1 माइनस वी कोस अल्फा अपॉन सी, और ट्रांसवर्स के लिए क्या ड्राइव किया हमने, न्यू डैश इक्वल टू न्यू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और रूट। ओके, ये ड्राइव किया हमने। अगर v लेस देन ले लेता हूं मैं c के, v वेरी वेरी लेस देन c, सो ये एक्सप्रेशन या इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वेरी लेस देन 1। सो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू 1। सो यहाँ से न्यू डैश विल बी इक्वल टू न्यू, इसीलिए ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते इन क्लासिकल मैकेनिक्स। अब वापस आते हैं लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट के लिए। फॉर लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट क्या है एक्सप्रेशन, न्यू डैश इक्वल टू न्यू, जब सोर्स ऑब्जर्वर से रिसीड हो रहा है, मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। सो ये 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो इसमें हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाते हैं और फिर चेक करते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। सो 1 माइनस वी बाई सी इसकी पावर हाफ, 1 प्लस वी बाई सी और इसकी पावर हो जाएगी माइनस हाफ। पावर को यहाँ पर ले आओ, अगर वेलोसिटी वी सी से कम है तो जो ये पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। सो ये हो जाएगी न्यू 1 माइनस वी बाई 2c और ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 2c ये भी, तो इसका होल स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर माइनस वी बाई सी। सो इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम। सो दिस कम्स आउट टू बी न्यू माइनस न्यू वी बाई सी, न्यू डैश माइनस न्यू विल बी इक्वल टू न्यू वी बाई सी, ये क्या है डेल्टा न्यू। सो डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इक्वल टू माइनस वी बाई सी। सो जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो डिक्रीज होगा इस केस में बिकॉज ऑफ निगेटिव साइन। अब हमें पता है सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा न्यू अपॉन न्यू विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, और यहाँ से ये है सो माइनस वी बाई सी। सो इससे एक कंक्लूजन निकल के आता है, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज होती है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट, ठीक है ना, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं इसको। सो इफ
frequency increases then wavelength decreases. If frequency decreases then wavelength increases. और ये क्या है, वेवलेंथ जब बढ़ती है तो रेड शिफ्ट बोलते हैं इसको वायलेट शिफ्ट. नेक्स्ट पॉइंट, डोपलर इफेक्ट ऑल्सो टेल्स दैट द स्टार्स आर रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ. मतलब जो गैलेक्सीज है या स्टार्स है वो अर्थ से दूर होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली. दैट मीन्स कौन सा केस हो गया है, रेड शिफ्ट का. और जो गैलेक्सीज या जो स्टार्स है उनकी वेलोसिटी है वो अर्थ और स्टार या गैलेक्सीज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, डोपलर इफेक्ट फॉर डिस्टेंट स्टार्स tells that most of the galaxies and stars are receding away from Earth and their velocities are nearly proportional to their distances from अर्थ. सो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है उनकी डिस्टेंस के अर्थ से. सो प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और उसको डिनोट कर दें हम एच से. दिस इज हबल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁻18 पर सेकेंड. नाउ इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी होता है जो दिया था आइव्स एंड स्टिलवेल ने, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन गिवन बाय आइव्स एंड स्टिलवेल. अब क्या किया उन्होंने, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट किया ऑन द बीम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में होते हैं. सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट ऑन द बीम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स. So in this experiment, the spectrum of light emitted in the direction of motion of the atoms was seen in the spectrograph. और उसमें देखा गया कि जो सेंट्रल लाइन होती है उसके लेफ्ट और राइट साइड में भी हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है फॉर लोअर वेवलेंथ एंड फॉर हायर वेवलेंथ. स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट emitted in the direction of motion of the atoms was seen in the spectrograph. अब जो सेंट्रल लाइन है लैम्डा नोट was obtained ड्यू टू एटम एट रेस्ट. तो ये सेंट्रल लाइन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा नोट. एक हायर वेवलेंथ की सपोज लैम्डा 1 और एक लोअर वेवलेंथ की सपोज लैम्डा 2. अब वेवलेंथ ज़्यादा तब होती है जब डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सी हो, रिसीडिंग वाले. और अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन टुवर्ड्स हो तो फिर वेवलेंथ कम हो जाती है. तो ये तो अवे वाला है, रिसीडिंग वाला केस है, ये टुवर्ड्स वाला केस है. ओके, सो लैम्डा 1 and lambda 2 are higher lower wavelengths corresponding to the light emitted in the direction opposite to and
along the motion of atoms respectively. अब जो मीन वेवलेंथ होगी जो ऑब्जर्व करेगा स्पेक्ट्रोग्राफ, मीन वेवलेंथ, तो कितनी हो जाएगी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2/2. सो मीन वेवलेंथ कितनी हो जाएगी लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2/2. सो शिफ्ट इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा m माइनस लैम्डा नोट. लैम्डा m है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2/2 माइनस लैम्डा नोट. लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू चाहिए, हमें पता है फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के. सो जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया है, जैसे ये है 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी, तो वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस वी बाई सी, इनवर्स हो जाएंगे ये 1 माइनस वी बाई सी. फ्रीक्वेंसी अगर घट रही है तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी. सो लैम्डा 1 है इंक्रीज वाला केस, सो लैम्डा नोट 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी. और लैम्डा 2 है डिक्रीज वाला केस, सो लैम्डा नोट 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी. वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर. सो शिफ्ट कम्स आउट टू बी लैम्डा नोट कॉमन आ जाएगा लैम्डा नोट बाई 2. सो ये हो जाएगा 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी इसका रूट प्लस 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी इसका रूट माइनस लैम्डा नोट. सो लैम्डा नोट बाई 2 इनका एलसीएम ले लेंगे. सो ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. यहाँ पर 1 प्लस वी बाई सी रूट हट जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस वी बाई सी यहाँ पर भी रूट हट जाएगा. सो इससे ये कैंसिल, सो 2 से 2 कैंसिल. सो लैम्डा नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और इसका रूट है तो ऊपर जाके पावर हो जाएगी माइनस हाफ माइनस लैम्डा नोट. बाइनोमियल लगा देंगे यहाँ पर इसमें. सो लैम्डा नोट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर माइनस लैम्डा नोट, इससे ये कैंसिल. सो दिस कम्स आउट टू बी लैम्डा नोट वी स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर. सो दिस इज द शिफ्ट. ओके, अब इसको अगर हम थ्योरेटिकली जो हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया इसको अगर हम सोल्व करते हैं, सो कैलकुलेटेड वैल्यू जो आती है इसकी वो आती है नियरली 0.072 एंगस्ट्रॉम. लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं सो उसकी वैल्यू आती है 0.074. सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ शिफ्ट कितनी आती है 0.074, तो नियरली सेम है. ठीक है, तो ये बताता है कि जो डोपलर इफेक्ट है रिलेटिविस्टिक डोपलर इफेक्ट वो एक्चुअल में हो रहा है, मतलब उसको कंफर्म करता है. सो दिस confirms the relativistic Doppler effect. Now in the next lecture we will discuss about the stellar aberration which is also a consequence of Lorentz transformation.